अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अली शाह है और मैं आपका अकाउंटिंग ट्यूटर हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 11। ये चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर के पढ़ने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकासद हैं, वो क्या है, या ऐसा कह लें कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. You will be able to prepare the profit and loss accounts, prepare the balance sheet, extract the trading profits and extract the manufacturing profits. You will be able to prepare the adjustments and their effects to the financial statements. इंट्रोडक्शन देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस which reveals the financial results of the specified period and financial position as on particular date. फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट होते हैं, यानी जब हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को कहीं किसी एक मखसूस टाइम पर, एक साल कंप्लीट होने के बाद या 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जब हम उसको एंड ऑफ करते हैं, तो उस जो उसके एंड रिजल्ट्स होते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट इज द बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट थ्रू विच अ बिजनेस कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स वेरियस यूजर्स ग्रुप्स. ये एक बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो एक फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं जो कि हम बनाते हैं ताकि हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन बता सकें अपने मुख्तलिफ यूज़र ग्रुप्स को. और ये यूज़र ग्रुप्स कौन कौन होते हैं? इन यूज़र ग्रुप्स में कंपनी के मैनेजर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के ऑनर्स, या अगर शेयर होल्डिंग कंपनी है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स, और इसके अलावा गवर्नमेंट लाइक पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करती है. एक और इदारा है, जिस तरह बैंक्स वगैरह हैं, इन इदारों में हम अपने इन एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करते हैं ताकि उनसे कम्युनिकेट किया जा सके कि इस वक्त कंपनी की पोजीशन क्या है. Financial statements are written records that convey the business activities and financial performance of a company. Financial statements are often audited by government agencies, accountants, firms, etc. to ensure accuracy and for tax, financing or investing purposes. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं इसके बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन फर्स्ट ईयर के लेवल पर हम इसमें से सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. बाकी तीनों फर्स्ट ईयर में हमारे काम के नहीं हैं, इसलिए हमारे पास वो इंक्लूड भी नहीं है और हम उनको पढ़ते भी नहीं हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टर्स बिकॉज दे कैन प्रोवाइड enormous information about a company, about a company's revenues, expenses, profitability, debt load, and the ability to meet its short-term and long-term financial obligations. एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है. जो भी बंदा कोई भी शख्स या कोई दूसरी कंपनी अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो सबसे पहले वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, इसका डेट रेशो क्या है, यानी कितना इसके ऊपर उधार ऑलरेडी मौजूद है, या इसकी एबिलिटी कितनी है, इसके पास कितनी सलाहियत है कि ये अपने अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को मीट कर सके या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो भी हैं उनको मीट कर सके. ओके, हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. पहले हम डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट को और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट को. इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस को बताती है कि किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के दौरान या किसी एक मंथ के दौरान या किसी एक साल के दौरान कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है या कंपनी को लॉस हुआ है. Often called a statement of operations or a profit or loss statement. इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहा जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में P&L कहते हैं. दिस डॉक्यूमेंट मेजर्स द कंपनीज अचीवमेंट. अचीवमेंट मतलब रेवेन्यू, क्योंकि कंपनी की अचीवमेंट रेवेन्यू ही होती है और इस रेवेन्यू को कमाने के लिए कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस
इस्तेमाल किए हैं, आपने कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, और दैट वेरी एक्सपेंडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस देयर अचीवमेंट। और इससे हमें पता चलता है कि कंपनी की नेट इनकम आई है या नेट लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के रेवेन्यूज ज़्यादा हैं और उसके एक्सपेंसेस कम हैं तो उसे नेट प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन अगर इसके वाइस वर्सा हो जाए कि कंपनी के रेवेन्यूज तो कम हो और उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं, तो इस सूरत में कंपनी को नुकसान हुआ होगा। इनकम स्टेटमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट की इक्वेशन भी होती है, और इसी की बेसिस पर हम अपनी पूरी इनकम स्टेटमेंट को ड्राफ्ट भी करते हैं। रेवेन्यूज में से हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास इनकम बचती है, या अगर लॉस आता है तो उसको हम फिर ब्रैकेट में शो करते हैं। This is also called the income statement equation. The difference between the revenues achieved and expenses incurred is called the profit or net income, or in case of negative balance, a net loss. The income statement begins with the revenue or net sales of the firm. किसी भी फर्म की जो इनकम स्टेटमेंट जब भी हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम उसके रेवेन्यूज मालूम करते हैं या उसकी नेट सेल्स मालूम करते हैं। यहाँ से हमारी इनकम स्टेटमेंट शुरू होती है। The term net sales indicates that gross sales have been reduced for returned products, discounts taken for prompt payment of invoices, and allowances made for damaged products. जो नेट सेल्स है उसको हम कैसे मालूम करते हैं? जो हमारी ग्रॉस सेल्स होती है उसमें से हम अपने जो प्रोडक्ट जो हमें रिटर्न हुए हैं उनको माइनस करते हैं। जो डिस्काउंट्स हमने अलाउ किए हैं अपने कस्टमर्स को वो भी माइनस करते हैं, और अगर कोई डैमेज प्रोडक्ट्स हैं तो उस डैमेज प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में हमने अगर कोई पेमेंट्स की हैं तो वो भी हम माइनस करते हैं। तो इस तरह हमारे पास आ जाती है नेट सेल्स। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू को थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट द कंपनी प्रोवाइडेड टू इट्स कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर। किसी एक साल के दौरान या किसी एक पीरियड के दौरान कंपनी ने अपने कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट्स सेल की हैं या जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड की हैं और उसके अगेंस्ट में जितना भी पैसा हमें मिला है वो कहलाता है रेवेन्यू। दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड सेल्स। इन ग्रेट ब्रिटेन इट इज कॉल्ड टर्नओवर और इनकम। A sales is achieved when the customer takes ownership of and or responsibility of the products. सेल्स हमें तब हासिल होती है जब हमारा कस्टमर हमारी प्रोडक्ट्स की ओनरशिप अपने पास ले लेता है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास ले लेता है। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आसान अल्फाज में आप समझ लें कि जो सामान बिक गया उस सामान की कीमत कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Cost of goods sold is the cost of producing or purchasing the goods that are delivered to the customers. वो सामान जो हमने अपने कस्टमर्स को डिलीवर किया है उसको प्रोड्यूस करने में या उसको परचेज करने में हमारी जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस अमाउंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम इस अमाउंट को, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रेवेन्यू में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी एक छोटी सी मिसाल समझ लें कि मिसाल के तौर पर हमने एक घड़ी बेची है 1000 रुपए की। अब फर्ज करें कि वो घड़ी हमें मिली थी या हमने उसको प्रोड्यूस किया था 700 रुपए का। तो हम इसमें से जब माइनस कर देंगे 1000 रुपये और 1000 रुपया जो हमने बेचा है तो वो हमारा रेवेन्यू है। इस रेवेन्यू में से जो हम 700 रुपये जो हमने इनकर्ड किया है अपना एक्सपेंस, इसको जब हम माइनस कर देंगे बिकॉज दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको जब हम माइनस करेंगे तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जर्नल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। ये क्या होते हैं जर्नल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? दिस अमाउंट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द कंपनी इटसेल्फ। ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए जो हमें कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ रही है या अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें जो कॉस्ट लगानी पड़ रही है वो कॉस्ट कहलाती है जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जर्नल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जो जो चीज़ें शामिल होती हैं वो उसमें होता है स्टाफ एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, स्टाफ एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी? अकाउंटिंग स्टाफ है हमारा, कंप्यूटर ऑपरेटर स्टाफ है, सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ है या लोअर मैनेजमेंट स्टाफ है या जूनियर स्टाफ है। सेलिंग एक्सपेंसेस में हमारी सैलरीज आती हैं, हमारे ट्रैवल्स आते हैं एक्सेट्रा। और प्रमोशनल एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट्स और ट्रेड शोज वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं। नेट इनकम,
दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट द कंपनी हैज अचीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। किसी साल के दौरान कंपनी को जो वो फाइनल प्रॉफिट जो कंपनी के ऑनर्स अपनी जेब में रख सकते हैं वो कहलाता है नेट इनकम। जैसे अभी हमने आपको ऊपर मिसाल दी थी कि हमने एक घड़ी बेची है 1000 रुपए की और उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी 700 रुपए। ये 700 रुपए में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस इनकम है, इसको भी हम अपनी जेब में नहीं रख सकते। फिर हम कौन सा अमाउंट है जो अपनी जेब में रख सकते हैं? वो अमाउंट 700 रुपए में से हमारी सॉरी जो 300 रुपए हमने जो बचाए हैं उनमें से फॉर एग्जांपल हमारे जो सारे एक्सपेंसेस हैं, रेंट हो गया और हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह दी हैं, ये सब चीज़ें हम माइनस करेंगे। लेट्स से कि वो सब चीज़ें 200 रुपए की थी, 300 में से ये 200 रुपए भी हम माइनस कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो बाकी जो 100 रुपए हमारे पास बचा है ये हमारी नेट इनकम है, ये हमारी टेक होम इनकम है। All expenses related to the purchase from vendors and all other operating expenses have been taken into account. The owners of the business may take this profit for their personal use. So, अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स क्या हैं, इनकम स्टेटमेंट को किस तरह से बनाया जाएगा। अगर इसका हम एक शॉर्ट सा फॉर्मेट देखें तो इसका शॉर्ट फॉर्मेट ये बनेगा, नेट सेल्स इक्वल, उसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम फिर माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। इन केस अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है ग्रॉस प्रॉफिट से तो नेट प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है नेट लॉस। ओके, इसमें हमने सब चीज़ों को शॉर्ट करके लिखा। हमने कहा नेट सेल्स, हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमने कहा ऑपरेटिंग जर्नल एक्सपेंसेस। अब हम ज़रा इनको एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कि नेट सेल्स कैसे मालूम करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे मालूम करते हैं और ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस को किस तरह से लिस्ट डाउन किया जाता है। नेट सेल्स मालूम करने का फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को शुरू करते हैं। इसका फॉर्मेट होता है कि सेल्स की अमाउंट हम लिखेंगे सबसे पहले और उससे हम माइनस कर देंगे दो चीज़ें, सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। इन दोनों को आपस में ऐड करके और सेल्स के अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो कहलाएगा नेट सेल्स। नेट सेल्स आ गई आपके पास। अब आप इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फॉर्मेट होता है उसके लिए सबसे पहले हमें नेट परचेजेस मालूम करना पड़ता है और नेट परचेज का फॉर्मेट होता है कि परचेजेस में आप ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आपको दी गई होगी तो आप इसमें ऐड करेंगे। ये जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आता है उस वो होता है ग्रॉस परचेज का। इसमें से हम दो चीज़ें माइनस करते हैं, परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न अलाउंस। परचेज डिस्काउंट यानी वो सामान जो हमने खरीदा था हमने वापस कर दिया, अब जाहिर है वो सामान हमारे पास नहीं है। और परचेज रिटर्न अलाउंस सॉरी परचेज रिटर्न अलाउंस वो सामान है जो हमने खरीद के फिर वापस कर दिया किसी भी वजह से। और परचेज डिस्काउंट वो अमाउंट है कि जब हमने कोई सामान परचेज किया है तो उस पर जो हमें डिस्काउंट मिला है। तो ये दोनों अमाउंट भी हम इसमें से माइनस कर देते हैं क्योंकि ये हमारी परचेजेस के अमाउंट को, टोटल अमाउंट को कम कर रहे होते हैं। जब आप इनको माइनस कर देंगे तो बाकी जो अमाउंट हमारे पास बचेगा वो कहलाएगा नेट परचेजेस। ओके, नेट परचेजेस हमारे पास आ गया और अब हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग आपके डेटा में दी गई होगी, हमेशा गिवन होगी, ये आप लिखेंगे। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे। इसमें हम ऐड कर देते हैं नेट परचेजेस और देखिए नेट परचेजेस अभी हमने ऊपर मालूम करना सीखा पिछली स्लाइड पे। तो यहाँ पर दोबारा से हमने लिखा है परचेजेस का अमाउंट हम लिखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड और तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस परचेजेस। ग्रॉस परचेज में से हम माइनस कर देते हैं परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न अलाउंस। इन दो चीज़ों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेट परचेजेस। इस नेट परचेज को हमने प्लस करना होता है और मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री में। इसका मतलब ये होता है कि साल के शुरू में हमारे पास ये सामान रखा हुआ था और पूरे साल के दौरान हमने अब ये नेट परचेजेस किए हैं। तो अब हमारे पास टोटल सामान जो रखा है बेचने के लिए वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा और उसको हम लिखते हैं कॉस्ट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, वो सामान जो हमारे पास बेचने के लिए अवेलेबल है उसकी कॉस्ट। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का एंडिंग वैल्यू जो साल के आखिर में हमारे पास बच गई है। उसको जब हम माइनस करते हैं तो हम जो बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट हमारे पास बचता है ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
अब इसको आप ऐसे समझ लें कि मसलन आपके पास साल के शुरू में रखा हुआ था 15,000 रुपए का सामान, और जो आपने नेट परचेजेस की है वो आपकी है लेट्स से कि 70,000 की। तो 15,000 और 70,000 दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थे 85,000 के। और साल के आखिर में हमने देखा कि अब हमारे पास बच गए हैं सिर्फ 10,000 का सामान बच गया है। 85,000 में से जब आप 10,000 माइनस करेंगे तो बाकी जो 75,000 है वो अमाउंट है, उस सामान की अमाउंट है जो सामान बिक गया है, उस सामान की वैल्यू है। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस कर देते हैं नेट सेल्स में से। जब नेट सेल्स में से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो कहलाती है ग्रॉस प्रॉफिट, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम ये ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस में आमतौर पर कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं उनकी हमने लिस्ट यहाँ पर एक छोटी सी बनाई है। सैलरीज एक्सपेंस आएंगी आपके पास, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, बैड डेट एक्सपेंसेस, और बाज़ औक़ात मिससेलेनियस या जर्नल एक्सपेंसेस आपके पास आते हैं। इन तमाम एक्सपेंसेस को हम टोटल करते हैं तो यह हमारे पास हो जाता है टोटल ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस, और जब इन सबको प्लस करके हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेट प्रॉफिट। और ये वो नेट प्रॉफिट है जो हम ऑनर की पॉकेट में ट्रांसफर कर देते हैं, या इन केस ऑफ शेयर होल्डिंग कंपनी हम इसमें से शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इसको पढ़ते हैं। द टर्म बैलेंस शीट रेफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट that reports a company's assets, liabilities and shareholders equity, या जिसको हम ऑनर इक्विटी भी कहते हैं या जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं, इन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के दौरान या एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जब इन सब चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, एसेट्स कितने हैं हमारे पास और हमारी लायबिलिटीज़ कितनी हैं और हमारे ऊपर ऑनर इक्विटी या कैपिटल कितना है, इनको जब हम कंपेयर करते हैं दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। ठीक है। अच्छा, अब आपको याद आ रहा होगा हमने एक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एंड द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन वाज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी या कैपिटल। ठीक है। तो ये बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बनती है। एक तरफ हम एसेट्स लिखते हैं, दूसरी तरफ हम सारे के सारे लायबिलिटीज लिखते हैं और सारे के सारे कैपिटल्स लिखते हैं, और इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाती हैं, बिकॉज हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स आर इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। द बैलेंस शीट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। इट इज प्रोड्यूस्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यूजुअली एट द एंड ऑफ द फिस्कल या अकाउंटिंग ईयर और मंथ। ठीक है। ये किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जाहिर करती है कि कंपनी कितनी वेल्दी है या कंपनी कितनी पुअर है, और इसके अलावा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है, आमतौर पर साल के आखिर में बनती है। एक फिस्कल पीरियड जब आपका कंप्लीट होता है तब आप बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स है एसेट्स, जिनमें करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को हम अलग अलग करके लिखते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ इसके जो कंपोनेंट्स आते हैं वो आ जाते हैं लायबिलिटीज, जिसमें करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज अगर गिवन होती हैं तो हम उनको भी अलग अलग करके लिखते हैं। और सबसे आखिर में तीसरा इसका पार्ट होता है हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी का, या जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। इसमें देखिए हमने लेफ्ट साइड पर लिखे हैं अपने सारे के सारे एसेट्स, और एसेट्स में फिर हमने दो पार्ट्स बनाए हैं। पहले करंट एसेट्स लिखे हैं और उसके बाद फिर हमने फिक्स्ड एसेट्स लिखे हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास आ रहे हैं कैश और बैंक और अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अगर अकाउंट रिसीवेबल होता है तो कभी कभार अलाउंस फॉर बैड डेट भी होता है इसके साथ, तो याद रखिएगा कि अकाउंट रिसीवेबल में से बैड डेट एक्सपेंसेस अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस कर दिए जाते हैं। नोट रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, सप्लाईज इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सारे हमारे करंट एसेट्स होते हैं। इन सबको जब हम टोटल करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है टोटल करंट एसेट्स। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स। इसी लेफ्ट साइड पर हम दूसरे पोर्शन में लिखते हैं अपने सारे फिक्स्ड एसेट्स। आमतौर पर हमें क्वेश्चन में कोई एक ही फिक्स्ड एसेट दिया गया होता है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा भी होंगे तो भी आप उनको लिखेंगे अपने पास। ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए हमें बिल्डिंग दी गई है और इसमें से फिर हमने माइनस किया है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को, इक्विपमेंट का अमाउंट लिखा और उसमें से भी माइनस कर दिया उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसको हमने फिर अगले कॉलम में लिख दिया है। फिर हमारे पास आती है लैंड या जमीन,
और याद रखिए कभी भी जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की जाती, इसलिए हम लैंड की वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं टोटल फिक्स एसेट्स। जब हम टोटल फिक्स एसेट्स और टोटल करंट एसेट्स को आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल एसेट्स की वैल्यू। इक्विटी साइड यानी राइट साइड पर आप देखें, हम सबसे पहले लिखते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें होती हैं, अकाउंट्स पेबल हो गया, नोट्स पेबल हो गया, इसी तरह कुछ अदर पेबल्स होते हैं, मसलन सैलरी पेबल हो गया, मसलन रेंट पेबल हो गया। इस तरह की चीजें अगर कोई हमारी लायबिलिटीज होती हैं तो उनको हम सबको करंट लायबिलिटीज में लिखते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या चीजें आती हैं, इनमें बॉन्ड्स पेबल होते हैं, बैंक लोन होता है और लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज आ जाएगा। ऑनर इक्विटी में कैपिटल एट स्टार्ट सबसे पहले लिया जाता है। इस कैपिटल एट स्टार्ट में हम प्लस कर देते हैं अगर हमारा कोई नेट प्रॉफिट होता है तो, जो कि हमने पीछे मालूम किया होता है अपनी इनकम स्टेटमेंट में। अगर कोई नेट प्रॉफिट होगा तो वो नेट प्रॉफिट हम इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन अगर नेट लॉस होगा तो वो नेट लॉस इसमें से हम माइनस कर देते हैं। और ड्राइंग्स, कंपनी का ऑनर अपने जाती इस्तेमाल के लिए जितना भी अमाउंट निकालेगा या जो भी चीजें लेगा, मसलन उसने मर्चेंडाइज लिया अपने जाती इस्तेमाल के लिए या उसने पैसे लिए अपने जाती इस्तेमाल के लिए, तो सारा का सारा उसका ड्राइंग्स है। तो जितनी भी उसने ड्राइंग्स की है वो सारी ड्राइंग्स हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कैपिटल एट एंड या टोटल कैपिटल। टोटल लायबिलिटीज को टोटल कैपिटल के साथ प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल इक्विटी। और याद रखिए टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर दी है। कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने के हैं, उनको देखते हैं। अ बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स अ कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी। द बैलेंस शीट इज वन ऑफ द 3 कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर यूज्ड टू एवेल्युएट अ बिजनेस। ठीक है, बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम बिजनेस की एवेल्युएशन करते हैं। उनमें हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आती है, बैलेंस शीट आती है और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, ये 3 ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी बिजनेस को एवेल्युएट किया जा सकता है या किया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंसेस, व्हाट इज ओन्स एंड ऑव्स, यानी क्या चीजें आपकी अपनी हैं और क्या चीजें किसी कंपनी ने उधार ली हुई हैं। ओन्स एंड ऑव्स का मतलब ये बनता है एज ऑफ द डेट ऑफ द पब्लिकेशन, जिस डेट पर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिक किया जा रहा है उस डेट तक कंपनी ने कितने उसके अपने उसकी जाती मिल्कियत में कितनी चीजें हैं और उसने ओव कितनी की हुई हैं, यानी उसने उधार कितने लिए हुए हैं। ये सारी चीजें इसमें जाहिर हो जाती हैं। The balance sheet adheres to an equation that equates assets with the sum of liability and shareholder equity। ये वही बात की है कि आपकी जो फाइनेंशियल फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, बैलेंस शीट उसी के एडेरेंस में बनती है। फंडामेंटल एनालिसिस यूज बैलेंस शीट टू कैलकुलेट फाइनेंशियल रेशियोज। डिफरेंट किस्म के आप फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में जाकर, और जब आप मास्टर्स कर रहे होंगे तो उस वक्त आप पढ़ेंगे। ये सारे के सारे फाइनेंशियल रेशियोज हमारी इसी बैलेंस शीट में से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। जी बेटा, अब हमारा टाइम है कि हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकें। इंशाल्लाह अगली क्लास से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे।